नमस्कार। आज हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, भारत के उस गौरवशाली अतीत में जहां एक ऐसी जगह थी जिसने सदियों तक दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। नहीं, ये किसी आम इमारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है बिहार की धरती पर बने उस महान विश्वविद्यालय की जिसने सचमुच पूरी दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया। जी हाँ, ये कहानी है नालंदा की। सोचिए, ऑक्सफोर्ड से भी पहले, हार्वर्ड से भी पहले ज्ञान का एक ऐसा सूरज था जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। और ये सूरज उगा था भारत के दिल में, बिहार में, जहां खड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ, आप कह सकते हैं, ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो मानव जिज्ञासा का एक जीता जागता मंदिर था जिसने दुनिया भर की सोच और फिलॉसफी को एक नई दिशा दी। तो इस पूरे शानदार कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कैसे बना। फिर बात करेंगे कि ये ज्ञान का एक ग्लोबल हब कैसे था। इसके बाद हम उस दुखद कहानी को जानेंगे, महान लाइब्रेरी के पतन की। फिर देखेंगे नालंदा की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। और आखिर में कैसे राख से इसका फिर से जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान के सफर को। तो कहानी शुरू होती है इसकी नींव से। नालंदा की जड़ें जुड़ी हैं भारत के उस दौर से जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, यानी गुप्त काल। ये वो समय था जब कला, विज्ञान, संस्कृति सब कुछ अपने शिखर पर था। एक ऐसा दौर जब लोग मानते थे कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि ज्ञान है। तो हुआ यूं कि करीब 427 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। देखते ही देखते 5वीं सदी तक ये एक बहुत बड़े महाविहार में तब्दील हो गया, मतलब एक विशालकाय यूनिवर्सिटी। और 7वीं सदी आते आते तो ये दुनिया का सबसे मशहूर लर्निंग सेंटर बन चुका था। वाकई बिहार की धरती पर यह ज्ञान का एक ऐसा सूरज था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। और पता है, जो बात नालंदा को सबसे खास बनाती थी वो ये थी कि दुनिया की पहली असली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी, कितना मॉडर्न आइडिया रहा होगा। एक ऐसी जगह जहां हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और दिन रात एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते थे। ये एक पूरा इकोसिस्टम था जहां ज्ञान किसी नदी की तरह आजाद और लगातार बहता था। अब आते हैं इस सवाल पर कि नालंदा को प्राचीन दुनिया की आइवी लीग क्यों कहते थे। इसका स्केल देखिए, इसकी इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी देखिए और इसकी पढ़ाई की सख्ती उस जमाने के किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से मीलों मीलों आगे थी। सीधी सी बात है, ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग आने का सपना देखते थे। बस एक नंबर पे गौर कीजिए, 10,000 स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स। कल्पना कीजिए, आप उसके विशाल कैंपस में घूम रहे हैं और आपको चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, फारस, यहां तक कि ग्रीस जैसे दूर दराज के देशों से आए लोग दिख रहे हैं। सबके सब ज्ञान की खोज में यहां पहुंचे थे। तो ये साफ है, नालंदा सिर्फ एक इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो इंसानियत का पहला ग्लोबल नॉलेज हब था। और यहां का एडमिशन सिस्टम, वो तो और भी गजब था। आज की तरह कोई फॉर्म्स नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं। यूनिवर्सिटी के गेट पर ही एक्सपर्ट पंडित आपका ओरल एग्जाम लेते थे। लॉजिक और फिलॉसफी पर इतने तीखे सवाल होते थे कि कहते हैं 10 में से सिर्फ 2 सबसे काबिल स्टूडेंट्स को ही अंदर आने का मौका मिलता था। मतलब ये पक्का था कि सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही नालंदा में कदम रख पाए। तो सवाल ये है कि यहां पढ़ाया क्या जाता था। आसान जवाब है, लगभग सब कुछ। एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स। सोचिए, जहां आर्यभट्ट से प्रेरणा लेकर जीरो और पाई के कॉन्सेप्ट्स पर काम हो रहा था। मेडिसिन यानी आयुर्वेद, जहां कॉम्प्लेक्स सर्जरी तक पर डिबेट होती थी। और इनके अलावा लॉजिक, फिलॉसफी, वैदिक लिटरेचर, ग्रामर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, फाइन आर्ट्स, मतलब सचमुच ये ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स था। यहां पढ़ाने का तरीका भी एकदम अलग था। इसे कहते थे न्याय परंपरा। इसका सीधा सा मतलब था लॉजिक और डिबेट। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि हर बात पर सवाल उठाओ, हर तर्क को परखो। यहां रट्टा मारने पर जोर नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहां तो दिमाग को एक हथियार की तरह तेज करने और क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने पर फोकस था। 7वीं सदी में चीन से एक महान स्कॉलर आए थे, ह्वेनसांग। उन्होंने नालंदा के बारे में जो लिखा वो दिल छू लेता है। उन्होंने कहा,
नालंदा में मुझे ज्ञान का महासागर मिला। यहाँ ज्ञान सुबह के कमल की तरह खिलता था, विशाल, शुद्ध और हमेशा रहने वाला। ये शब्द ही बता देते हैं कि नालंदा में पढ़ना कितना गहरा और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव रहा होगा। तो सबसे जरूरी बात, नालंदा का असर सिर्फ उसकी चारदीवारी तक ही नहीं रहा। अरे नहीं, बिहार की इस धरती से निकला ज्ञान एक ऐसी मशाल बना जो सिल्क रोड से, समंदर के रास्तों से पूरी दुनिया में फैल गया और इसने दूर दूर तक की सभ्यताओं को एक नया रूप दिया। और ये कमाल का फैक्ट है, आज हम जिन बड़ी बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड या बोलोग्ना, माना जाता है कि उनका जो मूल डीएनए है वो नालंदा से ही आया है। ये जो रेजिडेंशियल मॉडल है, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स एक ही कैंपस में रहते हैं, या फिर रिसर्च पर आधारित पढ़ाई का तरीका, ये आइडिया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि खोज और बहस में मिलता है, इन सब की जड़ें आपको नालंदा में मिलेंगी। जरा सोचिए इस असर के बारे में। हुएनसांग जैसे स्कॉलर्स यहां से जो ज्ञान लेकर गए, उसी से पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। तिब्बत का बौद्ध धर्म आज भी जिंदा है तो नालंदा के महान पंडितों की वजह से। और तो और साउथ ईस्ट एशिया में अंकोर वाट और बोरोबुदुर जैसे जो शानदार मॉन्यूमेंट्स बने हैं, उनकी प्रेरणा भी यहीं के दर्शन से मिली थी। मतलब साफ है, नालंदा ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, इसने पूरी पूरी संस्कृतियां गढ़ी। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। 800 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया को रास्ता दिखाने के बाद नालंदा का वो दिया बुझा दिया गया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 800 से ज्यादा सालों का सुनहरा इतिहास, और फिर 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी के एक क्रूर हमले के साथ एक पूरे युग का अंत हो गया। सिर्फ एक हमले में ज्ञान का वो पूरा समंदर राख में बदल दिया गया। 9 मिलियन, 90 लाख। अंदाजा है कि इतनी बेशकीमती पांडुलिपियां उस आग में हमेशा हमेशा के लिए जल गईं। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी और मैथ्स का सदियों का ज्ञान था जो बस धुएं में उड़ गया। ये ऐसा था जैसे इंसानियत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई हो। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कहते हैं कि नालंदा की वो महान लाइब्रेरी, जिसका नाम था रत्नोनिधि यानी रत्नों का सागर, वो 3 महीने तक लगातार जलती रही। बस कल्पना कीजिए उस तबाही की, जब रत्नों का वो सागर आग की लपटों में घिरा था और सदियों की इंसानी समझ राख बन रही थी। ये सिर्फ बिहार या भारत के लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही अंधकार भरा पल था। लेकिन ये कहानी यहाँ इस तबाही पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये कहानी है पुनर्जन्म की। ये कहानी है उसी राख से एक नई लौ के जलने की। तो चलिए देखते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। इसकी शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे विजनरी लोगों के एक सपने से। फिर 2010 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके इस सपने को हकीकत की जमीन दी। 2016 में पूरी दुनिया ने इसके महत्व को सलाम किया जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और आखिरकार 2024 में एक नए, मॉडर्न और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से उद्घाटन हुआ। और आज वही नया नालंदा विश्वविद्यालय उसी पुरानी भावना के साथ 30 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींच रहा है। ये अपनी शानदार विरासत को आज की बड़ी चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ रहा है और एक बार फिर बिहार को ग्लोबल नॉलेज के स्टेज पर ला खड़ा कर रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये कहानी है बिहार की उस कभी ना हारने वाली भावना की जिसकी पहचान ही ज्ञान है। ये उस लौ की कहानी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। देखिए, शिक्षा सिर्फ बिहार का इतिहास नहीं है, ये बिहार की पहचान है। और नालंदा सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक जिंदा रिमाइंडर है इस बात का कि भारत और खासकर बिहार एक समय में क्या था और फिर से क्या बन सकता है। मत भूलिए, ये आर्यभट्ट, बुद्ध और चाणक्य की धरती है और वो महान विरासत आज भी सांस ले रही है। तो एक सवाल सबके लिए है, अगर एक यूनिवर्सिटी 800 सालों तक दुनिया की सोच को बदल सकती है, तो आज उसका दोबारा खड़ा होना हमारी दुनिया के लिए क्या नई प्रेरणा ला सकता है। नालंदा की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान की लौ को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, पर उसे हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता।